अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, खबर पख्तूनख्वा से जो वीडियोस आ रही हैं, तस्वीरें, बल्कि आज अखबार के अंदर भी छपा हुआ है, अल्फाज खत्म हो गए हैं। नाज़रीन, बेबसी की या बेशर्मी की बेइज्जती की इंतहा है। खानदानों के खानदान रुड़ गए, खानदानों के खानदान में देख ये तस्वीर देखकर बड़ी हैरत हो रही है कि ये लोग जब दरिया के सेंटर में खड़े थे और ये अखबार लिख रहा है, ये प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार लिख रहा है कि 1.5 घंटे से ज्यादा ये खड़े रहे। दरिया का पानी बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, पहले जागी बड़ी थी, फिर छोटी होती गई, फिर छोटी होती गई, और ये 18 लोग एक साथ गए, 17-18 लोग एक साथ गए। अंदाजा लगाएं ये लोग जब वहां पर खड़े थे, ये क्या सोच रहे होंगे, इनके जहनों में क्या होगा। यार, हम एक मुल्क के अंदर मौजूद है, इस सूबे के अंदर एक हुकूमत है, यहां पर कोई सिस्टम है, कोई ना कोई इदारे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहां पर मौजूद है, रेस्क्यू के नाम पर सियासी भर्तियां की जाती हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, गंडापुर साहब के लंबे बाल, मूंछों को ताव देता हुआ वो सरबरा वहां का मौजूद है। लेकिन ये लोग रुड़ गए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, अच्छा जी हम फलाने ब्यूरोक्रेट को फारिग कर रहे हैं, फलाने ब्यूरोक्रेट को फारिग कर रहे हैं। ये बेशर्मी की, घटियापन की, बेहिस्से की इंतहा, ये खबर आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद जब ये लाशें गई हैं तो क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप गालियां देने पर उतर आए हैं और वो मोहतरम आयतुल्लाह खamenei साहब को गालियां दे रहा है और डेस्परेट हो गया। खौफनाक किस्म की डेस्परेशन है जो नजर आ रही है। फिर नाज़रीन, ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान में कि बाकायदा से इंडिया और पाकिस्तान की जंग जनाब 2 महीनों के बाद या 2 महीनों के अंदर अंदर दोबारा से शुरू होने वाली है। और ये बहुत ही एक रेलिवेंट तरीन पर्सनैलिटी ने ये खबर दी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ये खबर आप देख लें, ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार की सबसे बड़ी खबर है और फ्रंट लाइन ये स्टोरी है। बाकायदा चार्ट बनाया गया है आज, और चार्ट बना कर ये सारी चीजें दिखाई गई हैं और बताई गई हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये चार्ट है और ये चार्ट बना हुआ है, और ये चार्ट बुनियादी तौर पर मौजूद जजेस, ऑनरेबल जस्टिस और हमारी जो ताबनाक कारकर्दगी वाली जुडिशरी है, उन्होंने 77 सीटें उठाकर अपोजिशन के खांचे में डाल दी हैं। 77 सीटें, 77 सीटें उठाकर। और जिस हवाले से भी आप इस फैसले को देखें, ये कंट्रोवर्शियल फैसला, बल्कि कंट्रोवर्शियल नहीं, ये 2 नंबर किस्म का फैसला है, गलत फैसला, इंतहाई गलत तरीन ये फैसला है जो कि किया गया। और पाकिस्तान के तमाम तर मोहतरम साफी, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, जुडिशरी को समझने वाले, लीगल माइंड, लीगल विजट, सब ये इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं कि जो फैसला किया गया। अब राले टपक रही हैं, सबके मुंह में पानी आ रहा है इस सीटों को देखकर। और ये बंदर बांट, जिस तरह रेवड़ियां बांटते हैं ना, वो रेवड़ियां बांटी जाएंगी। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला हैंडल किया गया, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर ऐसी तरामीम की जाएंगी और उनका मकसद यह है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को एक आईनी रोल देना है। यानी वो कुव्वतें जो पहले पसे पर्दा काम करती थी, अब उन्हें आईनी रोल देकर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के उस ढांचे के अंदर जाकर अनइलेक्टेड कुव्वतों को, अनइलेक्टेड फोर्सेस को बाकायदा से आइन के मुताबिक इख्तियार दिए जाएंगे और वो चलेंगे। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको हामिद मीर साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनवाऊं। मीर साहब भी ज़ाहिर थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, लेकिन ये 30-35 सेकंड का क्लिप है, बराए मेहरबानी ये सुन लें। ये अदालत ना जिसने ये फैसला किया, एक तारीख की अदालत भी तो होती है ना, तारीख की जो अदालत है उसमें इस फैसले के बारे में कोई इसको अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। तो मैं मजीद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे कि जज साहिबान समझे जनाब कि हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन अब आप जज साहिबान जो है वो अगर चाहते हैं कि इस फैसले के बारे में जो पब्लिक ओपिनियन है वो मालूम करनी है, तो आ जाए किसी सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे आकर लोगों से पूछ लें। अगर वो कल या परसों भी आके पूछते हैं जी कि आपको क्या लगता है क्या फैसला आएगा, तो बच्चे को पता था कि यही फैसला आना है। अब हामिद मीर साहब कहते हैं कि बच्चे को, यानी ये कोई सरप्राइज ही नहीं है, सबको पता था कि जनाब ये क्या फैसला आना है और ये सीटें किधर दी जाएंगी और किस तरफ जाएंगी। नाज़रीन, सीटें देने का मसला नहीं है, इसमें जो सेठी साहब, नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग और ये बड़ी अहम तरीन है। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि बात ये हो रही है कि आइन में तरमीम करके एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को आइन का हिस्सा बना दिया जाए। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जब वाशिंगटन गए हैं तो सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात एक गैर मामूली वाकया थी, क्योंकि इससे पहले जो फौजी सरबराहान मिलते रहे वो सदर भी थे। तो ये एक गैर कानूनी, और वो कह रहे हैं कि ना एक रोल दिया जाएगा, फिर बहुत सारे मजीद ओहदे दिए जाएंगे, बहुत सारी शख्सियात को रियासत के सरबराह के तौर पर या फिर हेड ऑफ द स्टेट बाकायदा से बनाया जाएगा। रियासत का सरबराह, रियासत की प्राइम अथॉरिटी उन्हें बनाया जाएगा। तो दिस इज हाउ चीजें मैनेज किया। अच्छा, ये यहां पर सारा मामला नहीं रुकेगा, बल्कि ये एक और खबर आई है और ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन करीब है। पीटीआई को मजीद सियासी झटकों का खदशा है। 9 मई के दर्जनों मुकदमात में फैसले की आखिरी तारीख 8 अगस्त है और वो कह रहे हैं कि 8 अगस्त सजाओं की सूरत में पार्टी के कई अरकान असेंबली नाअहल हो सकते हैं, यानी कौमी असेंबली से भी और फिर सूबाई असेंबलियों से भी एक बड़ी तादाद में लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा।
9 मई के केसेस में सजाएं सुनाकर, यानी प्रैक्टिकली वाइप आउट, बिल्कुल काटा जा रहा है तहरीक इंसाफ को। यानी जो अवाम ने इन्हें वोट दिया था, पहले वोट मैनेज करना था, वो नहीं मैनेज हुआ, जब ये असेंबली के अंदर चले गए तो अब बिल्कुल वाइप आउट, बिल्कुल खत्म इस पार्टी को, और दफनाया जा रहा है कि जनाब इस पार्टी की कोई हैसियत ही ना एग्जिस्ट करे। ये एक और देख लें फिरौनियत की इंतहा। ये पीएमएलएन के अपने अकाउंट से भी आई है ये खबर। पंजाब असेंबली में हंगामा रही, यानी मरीम साहबा की तकरीर के दौरान वहां पर जो थोड़ा बहुत लोगों ने रोला किया या एहतजाज किया है, स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के 28 अरकान पर 15 अजलासों के लिए उन्हें मुअत्तल कर दिया है, और कई अरकान पर जो पार्लियामान है या पंजाब असेंबली उसके प्रेमिसेस में आने में भी पाबंदी लगा दी है, और बाकायदा से वो एक लेकर जा रहे रेफरेंस भी लेकर जा रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि इनकी बिल्कुल रुकनियत मुअत्तल की जाए, यानी इन्हें दरगोर दफन कर दिया जाए जमीन के नीचे। अंदाजा लगा लें ये रवैया है। 26 अरकान असेंबली पार्लियामेंटेरियंस को बाकायदा से 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ये जो मैडम है, मैडम बात कर रही थी तो आपने आवाज क्यों निकाली, आपके मुंह से चूं क्यों निकली है, और उसके बाद मुअत्तल कर दिया गया है। तो नाज़रीन, दिस इज हाउ मामला चल रहे हैं। इन सारी जो सूरत हाल बन रही है, इसके दौरान एक स्टेटमेंट है, और ये मौलाना तारिक जमील साहब की स्टेटमेंट है, और ये बड़ी रेलेवेंट है। वो कहते हैं कि क़यामत के दिन जजेस के हाथ पीछे बंधे होंगे। फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करके ना जजेस के हाथ पीछे बंधे होंगे, ऑन योर नीज, ऐसे हाथ बांध कर वो ऑन योर नीज होंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह की अदालत में। और फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि बताओ कितने जुल्म के फैसले किए और कितने अदल के फैसले किए। अगर वो जवाब ना दे सके तो इन बांधे हाथों के साथ ही जहन्नुम में फेंक दिए, यानी ऐसे ही उठाकर सर की चोटियों से उन्हें जहन्नुम में फेंका जाएगा। चले, वो तो क़यामत वाले दिन फैसला होगा। लेकिन नाज़रीन, तारीख बड़ी जालिम है, कारमा बड़ा जालिम है, सियासत बड़ी जालिम है। ये चक्की घूमेगी और ये 360 आपको घूमते हुए नजर आएगी। ये उधर ही जाकर आपको छोड़ेगी जहां से ये सारी कहानियां शुरू हुई, जहां से ये सारी पूरी एक दलदल और ये पूरी बसातें बिछाई जा रही हैं। क्योंकि बाज़ों का आपको पता नहीं होता, जो खेल आप खेल रहे होते हैं या जिस खेल के आप बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, आप कहां पर आकर फंस जाएंगे। पाकिस्तानियों के पास नाज़रीन सिर्फ एक उम्मीद है, और वो इमरान अहमद खान न्याजी। जब तक वो खड़ा है, लोगों का इस चीज के ऊपर ट्रस्ट है कि जनाब हम खड़े हैं, हम यहां पर मौजूद हैं। नाज़रीन, एक सीजन है नेटफ्लिक्स के ऊपर, आपने देखा होगा, मनी हाइस्ट। उसमें प्रोफेसर डाके मारता है, चोरी करता है, और वो उसकी पूरी टीम होती है, टोक्यो शो की, वो सारे मिलकर पहले रॉयल मिंट में चोरी करते हैं, फिर वो बैंक ऑफ स्पेन लूटते हैं। अच्छा, उस पूरे सीजन के 5 सीजन अगर आप देखें तो उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो चोरी इस बुनियाद के ऊपर करते हैं कि हम चोर हैं, हम थीफ हैं। लेकिन जो वहां की रियासत का या स्पेन का कानून है, वो कभी भी कोई भी इदारा, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी पुलिस हाथों में नहीं लेगी। यानी हमें चोर होने की सजा मिलेगी, हमें जो भी सजा मिले, लेकिन ये हमारे साथ मावराए आइन, मावराए कानून कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी उस सीजन के अंदर वो जो चोर हैं, वो ठग हैं, जो बैंक लूट रहे हैं, उस एश्योरेंस के साथ वो बैंक लूट रहे हैं, यानी बीइंग अ थीफ, कि जनाब हम ठीक है 2 नंबरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी रियासत का जो कानून है, रूल ऑफ लॉ है, हमारी जो अदालतें हैं वो इंटैक्ट हैं, ये हमें तहफ्फुज़ देती हैं कि जनाब हमारे साथ गैर कानूनी सलूक कोई नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक रियासत के अंदर, न्यूक्लियर स्टेट के अंदर, आज हर बंदा ये बातचीत कर रहा है कि यहाँ पर आइन नहीं है, कानून नहीं है, और जिस तरीके से ये जो फैसले आ रहे हैं, ये और बहुत सारे सवालात हैं जो कि बड़ी संजीदा नोयत के सवालात उठा रहे हैं कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो ये दिस इज हाउ नाज़रीन ये कहानी जारी है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन ये जो 17 टूरिस्ट जनाब ये इनकी जाने गई हैं, इनमें से 13 तो लोग वो हैं जो कि इनमें से 9 लोग एक ही फैमिली के लोग हैं। ये स्वात दरिया के अंदर रुड़ गए हैं, ये बह गए हैं, और यकीन मानिए 1 घंटे तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इंतजार करते रहे। अभी बहुत सारे दोस्त ये बता रहे थे कि वहां का जो रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है स्वात का, या डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, उनकी रेस्क्यू की टीमें पहुंची, उनमें से बेशुमार लोगों को तैरना ही नहीं आता था। यानी वो सियासी भर्तियां थी, चाहे से पहले की गई या गंडापुर के दौर में की गई, तो सियासी भर्तियां वहां पर की गई थी। लेकिन उससे भी बड़ा अलमिया यह था कि जब ये लाशें घर पहुंची हैं और ये सियालकोट डस्का में जाकर पहुंची हैं, बिलीव यू ऑन मी कि डस्का में जो वीडियोज आ रही हैं वो लोगों के घरों के अंदर, यानी गोडे गोडे तक पानी है, गलियां गोडे गोडे तक भरी हुई हैं। यानी इधर मातम को रोएंगे भाई, इधर एक आप पहले अलार्म नहीं बजा सके, आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं करवा सके, आप लोगों को जिंदगियां नहीं महफूज करवा सके। लेकिन जब वो पंजाब के अंदर गई हैं, जहां पर टिकटॉक रोजाना बनते हैं, वहां पर गलियों के अंदर, घरों के अंदर यकीन माने गोडे गोडे तक पानी है। तो गरीब की जिंदगी इस मुल्क के अंदर जहन्नुम है। अगर इमेजिन करें यही फैमिली किसी जज की होती, यही 16-18 लोग किसी जज के होते, किसी जर्नैल के होते, किसी बड़े सियासतदान के होते, किसी ब्यूरोक्रेट के होते, किसी साफी की बड़ी फैमिली होती, सवाल ही नहीं पता होता कि वहां पर 2-3 तरफ से जहाज ना जाते, सवाल ही नहीं पता होता कि ड्रोन्स के साथ जो लाइफ जैकेट से वहां पर न पहुंचती, सवाल ही ना पता होता कि सीएम खुद खैबर पख्तूनख्वा का वहां पर जाता, स्वात की जो एडमिनिस्ट्रेशन है चीख उठती।
यकीन माने आपने अपने मुंह नोचते, कपड़े उतार करके भागते कि हमने इन्हें बचाना है, खुद डूब जाए तो डूब, हो सकता है गंडापुर साहब खुद गाड़ी लेकर अंदर चले जाते, मैं इन्हें निकालूंगा। आम लोग हैं ना, आम लोग हैं, आम लोग हैं, गटर के लोग हैं, इन्हें अपने आम सिविलियंस, ब्लडी सिविलियंस हैं, इन्हें अपने अपने कुछ भी नहीं समझना, और दिस इज हाउ ठीक करते हैं। वेरी सैड जो ये सारे ऑप्टिक्स आ रहे हैं। नाज़रीन, ये मुनीफ फारूक साहब की एक स्टेटमेंट है, मैं चाह रहा हूं कि आप सुन लें। और मुनीफ फारूक साहब क्या कह रहे हैं, बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब, ये सुन लें। तो भारत क्या कर रहा है और अगले 2 से 3 महीनों में क्या होने वाला है, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूं, बिल्कुल हकायक की बुनियाद पर और निहायत ही आम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा, बल्कि 95% शायद, ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। अब ये बड़ी खौफनाक खबर, और ये दुरुस्त भी है बहुत सारे हवालों से। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है, और जो असलहे की जो हथियारों की डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है, उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें। ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। एक दफा फिर वही सूरत बनेगी, और इस शर्मिंदगी के साथ, इस बेशर्मी के साथ, ये यानी पूरा एज अ स्टेट भारत कोलैप्स कर गई है, एज अ स्टेट भारत क्रिपल कर गया है, एज अ रियासत भारत डिप्लोमेसी में, यानी ये दुनिया भर में जहां पर जा रहे कोई इन्हें मुंह नहीं लगा रहा, ये खुद अब मुंह नहीं लगा पा रहे, इनकी हेकड़ी टूट गई है, इनकी पसलियां मुंह को आ गई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप, ये हालिया जो फेंटा लगा है, उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप आया है जनाब, जो उसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर, वहां पर आकर उसने एक स्टेटमेंट दी है और आयतुल्लाह खामनाई साहब को धमकी दी है। ट्रंप लिखता है कि व्हाई वुड द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ऑफ द वॉर टॉर्न कंट्री ऑफ द ईरान से सो ब्लेंड, ये कह रहा है कि जनाब इसने क्यों कहा कि मैं ईरान को खत्म करने वाला था, ये झूठ बोल रहा है, इजराइल को खत्म करने वाला था। वो कह रहे हैं ये फुल स्टेटमेंट है और ये बंदा झूठ बोल रहा है और खुलकर झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि जो अमेरिकन फोर्सेज हैं और जो इजरायली हैं, हम मिलकर इसे मारने लगे थे। आई सेव्ड हिम फ्रॉम अ वेरी अगली एंड इग्नोमिनस डेथ एंड ही डज नॉट हैव टू से थैंक यू प्रेसिडेंट। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हम तो इन्हें खत्म करने वाले थे आयतुल्लाह खामनाई साहब को, लिहाजा ये तो इसे शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन ये बंदा तो आकर कह रहा है कि जनाब हम जंग जीत चुके हैं। तो ट्रंप को खासा गुस्सा चढ़ा और उसके बाद उसने सख्त तरीन ट्वीट किया और सख्त तरीन गुफ्तगू की। देखिए, आयतुल्लाह खामनाई साहब ने यह कहा कि अगर अमेरिका बीच में ना आता तो हम बिल्कुल वाइप आउट कर लेते, हम थ्रेटन कर देते इजराइल को। इजराइल के 2 शहर थ्रेटन हो गए थे, मोसाद हिट हो गया था, आयरन डोम कोलैप्स कर गई थी, डेविड स्लिंग छेदी लाल बन गया था। उसके बाद उसने आयतुल्लाह खामनाई साहब ने कहा कि अमेरिका ने इस दफा जो किया है, हमने तो खाली वार्निंग दिया कतर में जो कुछ किया, अगली दफा अगर ये इस तरह से खुले सांड की तरह किसी भी हमारी सोवरेनिटी या सालमियत के अंदर आए, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर खामनाई साहब ने कहा हम बनाएंगे एटम बम। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसके अंदर चूंकि इनकी इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर शामिल होते हैं, लिहाजा ये हमारे लोगों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, लिहाजा हम इसको भी अब किसी भी तरह की इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं देंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी ईरान बाहर आने लगा। आज स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है जो लोग वहां पर शहीद हुए हैं, रियासती तौर पर एक आजाद के साथ उन्हें दफन किया जा रहा है, उन शोहदा को जो इस जंग के दौरान शहीद हुए हैं। और फिर जो मोसाद का नेटवर्क है उसे भी ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ट्रंप की जो तड़ियां हैं, धमकियां हैं, वो भी इस वक्त उरूज पर हैं जो कि नजर आ रही हैं। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।